सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत मारवाड़ के राठौड़ों के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं। और मारवाड़ के जो राठौड़ है, उन मारवाड़ के राठौड़ों के ऊपर दोस्तों अपन ने एक महत्वपूर्ण शासक मालदेव राठौड़ के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। दोस्तों मालदेव के शासन काल में अपन ने उसके प्रारंभिक समय के सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा की, फिर उसका दिल्ली के साथ संबंध, पहले हुमायूं के साथ, फिर हुमायूं चौसाक और कन्नौज के युद्ध में हार जाने के बाद में दिल्ली में कौन आ गया था, शेरशाह सूरी आ गया था। और शेरशाह सूरी के साथ अपन ने मालदेव के संबंध के बारे में मित्रों चर्चा की थी। शेरशाह सूरी के काल में अपन ने देखा था कि शेरशाह सूरी ने मालदेव के ऊपर 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल जैतारण पाली नामक स्थान पर मालदेव राठौड़ पर आक्रमण किया। उस गिरी सुमेल के युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस की सहायता से कूटनीति अपनाई, गिरी सुमेल युद्ध में कौन कौन सेनापति रहे, मालदेव कहां चला गया, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर दोस्तों अपन ने विस्तार से व्याख्या की थी। उसके बाद अपन ने देखा कि 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है कलिंजर में, तो उसके बाद जो जोधपुर का प्रशासक बना हुआ था शेरशाह सूरी द्वारा नियुक्त ख्वासा खां, उस ख्वासा खां को भगा दिया गया था जोधपुर से, और मालदेव ने दोबारा जोधपुर पर आक्रमण अधिकार कर लिया। उसके बाद जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में मालदेव के काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई अपन ने देखा। जालोर के मलिक खां से पराजित हुआ, मेड़ता के जयमल से पराजित हुआ। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं अपन ने देखी और कुछ उसके निर्माण कार्य देखे थे। और अंत में मित्रों अपन ने देखा कि मालदेव की मृत्यु हो जाती, और मृत्यु होने के उपरांत उसकी रानी उम्मा दे, जिसे रूठी रानी कहती है, गुंदोज गांव पाली में ये उम्मा दे महासती हुई थी मित्रों 1562 ईस्वी में। यहां तक का घटनाक्रम अपन ने देखा। और उस घटनाक्रम के बाद में मित्रों अपन ने देखा कि मालदेव के प्रमुख 3 पुत्र थे। बताओ मालदेव के प्रमुख कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम सिंह, उससे छोटा उदय सिंह, सबसे छोटा चंद्रसेन। चंद्रसेन के बारे में तीनों पुत्र जो है मालदेव के 3 पुत्र अपने देखे थे दोस्तों। और मालदेव के जो 3 पुत्र हैं, उन मालदेव के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा बताओ मित्रों कौन सा सिंह था? राम सिंह था। मित्रों राम सिंह से जो छोटा पुत्र था उस पुत्र का नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह से छोटे पुत्र का नाम बताओ दोस्तों क्या था? चंद्रसेन था। छोटे पुत्र का नाम बताओ क्या था? चंद्रसेन। लेकिन चंद्रसेन की माता का नाम था जाली रानी स्वरूप दे, और जाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर के मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र किसको बना दिया था? चंद्रसेन को बना दिया था। मित्रों चंद्रसेन को बनाया तो बाकी दोनों भाई नाराज हो जाते हैं। नाराज राम सिंह भी होता है, नाराज उदय सिंह भी होता है। मित्रों मालदेव के काल में इस उदय सिंह के पास लोहावट की जागीर थी, यानी इसे लोहावट का स्वामी बना रखा था। और राम सिंह को कहां का स्वामी बना रखा था? सोजत। सोजत बताओ कहां पर पड़ता है? पाली, जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है। मित्रों सोजत पाली का शासक था राम सिंह, और लोहावट का कार्यभार उदय सिंह के पास है। लेकिन जोधपुर का राजा चंद्रसेन को जब नियुक्त किया जाता है तो दोस्तों दोनों भाई नाराज होते हैं, और दोनों भाई नाराज होकर के जोधपुर की राजगद्दी को हथियाने के लिए एक के बाद एक लगातार 2 आक्रमण करते हैं चंद्रसेन के ऊपर। मित्रों उदय सिंह 1562 ईस्वी में लोहावट का युद्ध लड़ता है, और यह लोहावट स्थान वर्तमान में जोधपुर जिले में पड़ता है। लेकिन जो लोहावट का युद्ध लड़ा गया था चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच, उस युद्ध में भी चंद्रसेन विजय होता है और उदय सिंह मित्रों पराजित होता है।
उसके बाद अपन ने देखा कि राम सिंह और चंद्रसेन के बीच में एक और युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम था सोजत पाली का युद्ध। और यह युद्ध भी मित्रों 1562 ईस्वी में लड़ा गया था। सोजत पाली का जो युद्ध होता है राम सिंह और चंद्रसेन के बीच लड़ा जाता है। इसे सोजत पाली के युद्ध में मित्रों चंद्रसेन फिर विजय होता है। चंद्रसेन किसको पराजित करता है सोजत के युद्ध में? सोजत का युद्ध जो था वो नाडोल में लड़ा गया था मित्रों। नाडोल भी पाली में पड़ता है। इसे नाडोल का युद्ध कहते हैं, सोजत का युद्ध नहीं कहते, नाडोल का युद्ध कहते हैं। नाडोल के युद्ध में मित्रों राम सिंह पराजित होता है। और राम सिंह पराजित होने के बाद में जोधपुर का जो स्वतंत्र शासक बनता है उसका नाम था मित्रों चंद्रसेन। यानी अपने दोनों भाई राम सिंह और उदय सिंह को पराजित किया। उदय सिंह को लोहावट युद्ध में तो राम सिंह को नाडोल युद्ध में 1562 की ईस्वी में दोनों को पराजित करके अपने दोनों कांटों को रास्तों से हटा करके जोधपुर का स्थायी शासक बताओ कौन सा सेन बन जाता है? चंद्रसेन बन जाता है। यहां तक का घटनाक्रम मित्रों अपन चर्चा कर चुके थे। हालांकि ये लोहावट और सोजत का युद्ध लिखना बाकी था। उसको लिख करके मित्रों फिर चंद्रसेन के वास्तविक इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सीधा लिखना है पहला बिंदु। मालदेव ने दोस्तों क्या लिखेंगे? मालदेव ने झाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर, झाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर, बताओ किसके प्रभाव में आकर? स्वरूप दे कौन सी रानी? झाली रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी बताओ अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया जाता है? छोटे पुत्र चंद्रसेन को बनाता है। छोटे पुत्र चंद्रसेन को बनाता, छोटे पुत्र चंद्रसेन को बनाता है। अब देखना मित्रों, चंद्रसेन राजा बनता है तो बड़े भाइयों के बीच में विवाद होता है। पहला युद्ध होता है लोहावट का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध है? लोहावट का युद्ध। मित्रों लोहावट का जो युद्ध होता है, लोहावट का युद्ध 1562 ईस्वी में। लोहावट स्थान कहां पर पड़ता है? लोहावट स्थान पड़ता है जोधपुर में। बताइए कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। किस किस के मध्य ये युद्ध होता है? तो दोस्तों देखिएगा, जो लोहावट का युद्ध होता है एक तरफ तो है अपने मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले शासक राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन का मुकाबला करने के लिए इसी चंद्रसेन का जो बड़ा भाई है उसका नाम है उदय सिंह। लेकिन मित्रों इस युद्ध में विजेता कौन सा होता है? इस युद्ध में विजेता होता है राव चंद्रसेन। बताइए युद्ध में विजेता कौन होता है? राव चंद्रसेन युद्ध में विजेता होता है। दोस्तों नीचे नोट लगा के लिखना है कि उदय सिंह के पास फलोदी की जागीर थी। बताओ, सॉरी, उदय सिंह के पास कौन सी जागीर थी? उदय सिंह के पास फलोदी। और फलोदी मित्रों राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कहां पर पड़ता है? फलोदी जो है जोधपुर में पड़ता है। तो उदय सिंह के पास फलोदी जोधपुर की जागीर थी। यह जागीर बताओ कौन से देव ने दे रखी थी? मालदेव ने दे रखी थी। यहां तक एक बार छापिएगा दोस्तों। लोहावट का युद्ध क्यों होता है? उत्तराधिकार को लेकर के होता है। उसके बाद चलते हैं आगे।
तो दोस्तों, लोहावट युद्ध में उदय सिंह पराजित होता है, तो उदय सिंह तो चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन अभी दूसरा भाई बाकी है जिसका नाम है राम सिंह है। दोस्तों, राम सिंह के बारे में, यानी राम सिंह भी चंद्रसेन पर आक्रमण करेगा। और राम सिंह चंद्रसेन पर किस स्थान पर आक्रमण करता है? नाडोल पाली में आक्रमण करता है, जिसे अपन नाडोल का युद्ध कहते हैं। मित्रों, अगला बिंदु, राम सिंह के पास सोजत पाली की जागीर थी। मित्रों, राम सिंह के पास बताओ कौन सी जागीर थी? राम सिंह के पास सोजत पाली की जागीर थी। सोजत की बताओ क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। सोजत पाली की जागीर थी। मित्रों, सोजत पाली की जागीर से राम सिंह कतई ही खुश नहीं था, क्योंकि राम सिंह बड़ा पुत्र है, उसे तो पूरे जोधपुर राज्य का राजा बनना था। लेकिन जाली रानी का प्रभाव चलता है मालदेव के ऊपर, और प्रभाव प्रभाव होता है, चाहे आज के समय में हो, चाहे आज से 500 साल पहले हो। जिसका प्रभाव है उसी का प्रभाव है, यानी प्रभाव के बाद प्रभाव, प्रभाव का अर्थ होता उसी का राज है। तो हर व्यक्ति को अपना प्रभाव बनाना जरूरी है। मित्रों, याद करिए नाडोल का युद्ध है। और मित्रों, ये जो नाडोल का युद्ध है, ये नाडोल का युद्ध दोस्तों बताइए कब लड़ा जाता है? नाडोल का जो युद्ध लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है 1562 ईस्वी में। और नाडोल स्थान कहां पर पड़ता है? जो नाडोल स्थान है वो दोस्तों बताइए कहां पर है? पाली में है। ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा जाता? तो जो नाडोल का युद्ध है दोस्तों, ये नाडोल का युद्ध एक तरफ तो है अपना चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भोला बिसरा राजा, विस्मृत नायक इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। और इसी का मुकाबला करने के लिए सामने बताओ कौन सा सिंह है? राम सिंह है मित्रों। लेकिन विजेता कौन सा सेन होता है? इस युद्ध में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीतने वाले शासक का नाम था चंद्रसेन राठौड़। मित्रों, इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात राम सिंह क्या करेगा? इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात, पराजित होने के पश्चात राम सिंह मुगल बादशाह का नाम क्या है? अकबर। उस समय का मुगल बादशाह अकबर की शरण में जाता। बताओ किसकी शरण में जाता? अकबर की शरण में जाता है दोस्तों। यानी जो राम सिंह है वो नाडोल का युद्ध हारने के पश्चात जोधपुर अर्थात मारवाड़ को छोड़कर के मित्रों मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए मुगलों की तरफ चला जाता है। तो फिर आपके मन में प्रश्न यही उठेगा कि क्या मालदेव ने, क्या जोधपुर के राजाओं ने फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है क्या? आगे तो क्या जो राम सिंह है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर का पहला राजा बन गया है क्या? नहीं बना रे मित्रों। राम सिंह कोई राजा नहीं है, राम सिंह तो जागीरदार था, राम सिंह तो मुखिया था सोजत ठिकाने का, लेकिन ये कोई राजा नहीं है। यानी अभी तक मारवाड़ के किसी भी शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि राम सिंह अकबर के दरबार में चल गया तो राम सिंह अधीनता स्वीकार कर ली। अरे राम सिंह अधीनता स्वीकार कर ली तो क्या हुआ? जोधपुर का राजा तो बताओ कौन सा सेन है? चंद्रसेन। यानी चंद्रसेन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। यहां तक लिखिएगा दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे।
ये है दोस्तों अपने नाडोल का युद्ध। यहां तक की कहानी अपने को क्लियर होनी चाहिए कि राम सिंह के पास सोजत की जागीर, उदय सिंह के पास फलोदी की जागीर, और दोनों के दोनों जो है एक लोहावट का युद्ध हारता तो दूसरा नाडोल का युद्ध हारता। यहां तक की कहानी जो है सबको क्लियर होनी चाहिए। और जब ये दोनों युद्ध हार जाते हैं तो मित्रों अगला जो शासक बनता है, अगला शासक बताओ कौन बनता है? चंद्रसेन बनता है। तो अब आते हैं मित्रों अपने वास्तविक शासक चंद्रसेन के ऊपर। और चंद्रसेन का जो शासन काल माना जाता है वो 1562 ईस्वी से लगा करके 1581 ईस्वी तक है। जोधपुर का राजा बताओ कौन माना जाता है? चंद्रसेन माना जाता है। मित्रों चंद्रसेन के बारे में साधारण सी बातें पता होनी चाहिए कि चंद्रसेन के पिता का नाम क्या था। चंद्रसेन के पिता का नाम मालदेव था। माता का नाम क्या था? चंद्रसेन की माता का नाम मित्रों ध्यान रखिएगा झाली रानी स्वरूपदे था। झाली रानी स्वरूपदे था। मित्रों राज्य अभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा चंद्रसेन का जो राज्य अभिषेक है वो चंद्रसेन का राज्य अभिषेक 1562 जोधपुर में हुआ। मित्रों उसके बाद इसकी उपाधियां कौन कौन सी है? तो चंद्रसेन की उपाधि के बारे में देखिएगा दोस्तों। चंद्रसेन की जो उपाधि है इससे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता। बताओ मारवाड़ का क्या कहा जाता? मारवाड़ का प्रताप है। मित्रों प्रताप कौन है? महाराणा प्रताप मेवाड़ शासक की बात की जा रही है। प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता। प्रताप का बताओ क्या कहलाता है? पथ प्रदर्शक कहलाता है। प्रताप का पथ प्रदर्शक कहलाता है। इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। प्रताप का बताओ क्या कहलाता है? अग्रगामी कहलाता है। इसके अलावा मित्रों क्या कहलाता है? प्रताप के अलावा भूला बिसरा राजा कहलाता है। चंद्रसेन को बताओ क्या कहते हैं? भूला बिसरा राजा कहते हैं। और चंद्रसेन को ही दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो देखिएगा चंद्रसेन को और जाना जाता है विस्मृत नायक के नाम से। देखिएगा दोस्तों मारवाड़ का प्रताप यानी जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, मुगलों के सामने स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया, उसी प्रकार चंद्रसेन राठौड़ ने भी मारवाड़ के अंतर्गत मित्रों अपने स्वाभिमान को बचाए रखा। जोधपुर की प्रजा को कभी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। इस कारण मित्रों इसको मारवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रताप कहा जाता है। मित्रों प्रताप का पथ प्रदर्शक अथवा प्रताप का अग्रगामी। मित्रों प्रताप के पथ प्रदर्शक का अर्थ क्या हुआ? कि प्रताप ने किसको देख करके अपना मार्ग चुना था पहाड़ियों में रहने का? प्रताप ने चंद्रसेन को देख करके अपना मार्ग चुना था, क्योंकि चंद्रसेन भी पहाड़ी युद्ध जीवन जिएगा लेकिन मुगलों के आगे कभी शीश नहीं झुकाएगा। प्रताप का अग्रगामी यानी प्रताप तो बाद में आया था, प्रताप से पहले वो महान कार्य चंद्रसेन ने कर दिखाया था जो प्रताप ने बाद में किया था। क्योंकि चंद्रसेन राजा कब बन रहा है? 1562 ईस्वी में चंद्रसेन राजा बन रहा है, जबकि महाराणा प्रताप राजा कब बनेगा? 1572 ईस्वी में राजा बनेगा। यानी प्रताप से 10 साल पहले चंद्रसेन राजा बन चुका था। प्रताप का अग्रगामी यानी प्रताप से पहले बन चुका था। भूला बिसरा राजा वे विस्मृत नायक का अर्थ है मित्रों इतिहासकारों ने जितना महाराणा प्रताप के बारे में लिखा उतना राव चंद्रसेन राठौड़ के बारे में नहीं लिखा। जितना महत्व आने वाली पीढ़ियों ने महाराणा प्रताप को दिया भी जाना चाहिए था, क्योंकि प्रताप एक वीर योद्धा था, राजस्थान का गौरव था। लेकिन मित्रों चंद्रसेन भी कम नहीं था, चंद्रसेन भी प्रताप की समान ही योद्धा था, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने उतना चंद्रसेन के बारे में नहीं जाना
जितना उसको बारे में जानना चाहिए था। उतनी ख्याति आने वाली, चाहे सरकारें हो, चाहे आने वाला कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन हो, इतिहासकार हो, किसी ने चंद्रसेन को उतना बढ़ावा नहीं दिया जितना महाराणा प्रताप को दिया, क्योंकि दोनों में समान गुण थे, दोनों समान वीर थे। फिर भी प्रताप ज्यादा ख्यात है और चंद्रसेन कम विख्यात है। तो ये प्रताप की, अपने चंद्रसेन की उपाधियां हैं, यहां तक छापो, उसके बाद चलते हैं आगे। ये है मित्रों अपने राव चंद्रसेन जी का सामान्य परिचय। अब देखिएगा दोस्तों, चंद्रसेन का प्रमुख ऐतिहासिक समय देखते हैं। एक ही बार में पूरा समय समझ लेना है, बार बार समझने की, बार बार अपने को दोस्तों चंद्रसेन के बारे में पढ़ने की नौबत ना आए, एक ही बार समझ लें। मित्रों चंद्रसेन इधर है और चंद्रसेन का शासनकाल है 1562 से 1581। मित्रों अगर पूछा जाए कि चंद्रसेन के समकालीन मुगल बादशाह कौन था, तो दोस्तों चंद्रसेन के समकालीन जो मुगल बादशाह थे अकबर थे। 1556 से 1605 ईस्वी तक के मुगल बादशाह बताओ कौन रहे थे? अकबर। और दोस्तों अकबर से अपन भली भांति परिचित है कि अकबर सूले एक कूल नीति का शासक है। अकबर बताइए कौन सी नीति का शासक है? सूले एक कूल नीति का शासक है। और मित्रों सूले एक कूल नीति क्या कहती है? सूले एक कूल नीति कहती है कि हर राजा अकबर का अधीन हो, राजपुताना का हो चाहे राजपुताना से बाहर का हो, हर राजा अकबर का अधीन हो। अगर कोई अकबर का राजा अधीन नहीं होता, कोई राजा अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करता, तो ये अकबर सूले एक कूल नीति का प्रयोग करता। सूले एक कूल नीति का सिद्धांत क्या कहता है? पहले किसी शासक को आराम से समझाइए, अगर वो समझाने से अधीनता स्वीकार कर ले तो ठीक है, अन्यथा सूले एक कूल नीति का जो दूसरा सिद्धांत है उसके अनुसार वो उसके अगले शासक के ऊपर आक्रमण करेगा और उसको युद्ध में पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाएगा। तो मित्रों ये सूले एक कूल नीति के दो सिद्धांत है। तो सूले एक कूल नीति के पहले सिद्धांत के अनुसार बताओ अकबर चंद्रसेन को समझाएगा कि नहीं समझाएगा? समझाएगा। मित्रों समझाएगा तो किसके सहयोग से समझाएगा? देखना, अकबर ने उदय सिंह को समझाने के लिए उसके भाई चंद्रसेन के भाई, और चंद्रसेन के भाई का नाम मित्रों क्या था? राम सिंह राठौड़। इस राम सिंह राठौड़ को कहा अकबर ने कि राम सिंह तो तेरे भाई चंदू को समझा दे, चंद्रसेन को समझा दे कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन मित्रों राम सिंह ने चंद्रसेन को समझाया तो चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो सूले एक कूल नीति का सिद्धांत क्या कहेगा कि आप चंद्रसेन राठौड़ के ऊपर आक्रमण करें। मित्रों स्वाभाविक सी बात है, पहले समझाना, नहीं माने तो आक्रमण कर देना। मित्रों अकबर जो है 1564 ईस्वी में, बताइए आक्रमण का साल कौन सा चुना? 1564 ईस्वी में हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में। बताओ किसके नेतृत्व में? हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में। मित्रों हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में आक्रमण करता है चंद्रसेन पर। और इधर चंद्रसेन बताओ कौन से गढ़ में बैठा है? मेहरानगढ़ जोधपुर में बैठा है। मित्रों जैसे ही 1564 ईस्वी में हुसैन कुल्ली खां आक्रमण के लिए आते हैं,
मित्रों, हुसैन कुली खां जैसे ही आक्रमण के लिए आए, हुसैन कुली खां आक्रमण के लिए आते ही ये जो अपना चंद्रसेन है ये मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़ देता है और मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़ करके बताओ कहां चला जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़ करके मित्रों ये एक दुर्ग में चला जाता, उस जिस दुर्ग का नाम है बदराजून दुर्ग। बताओ दुर्ग का नाम कौन सा दुर्ग है? बदराजून। और बताओ दोस्तों बदराजून कहां पर पड़ता है? जालोर में। यानी जैसे ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की सेना आती है 1564 ईस्वी में, चंद्रसेन मेहरानगढ़ को छोड़ करके बदराजोन पाली में चला जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रसेन राठौड़ की प्रथम शरण स्थली के रूप में कौन सा किला जाना जाता है? ऑप्शन ए सिवाना बाड़मेर, ऑप्शन बी बदराजोन जालोर, ऑप्शन सी मालकोट दुर्ग मेड़ता, ऑप्शन डी नागौर का किला। तो मित्रों मेहरानगढ़ छोड़ने के पश्चात पहली बार चंद्रसेन राठौड़ कौन से दुर्ग में जाते हैं? बदराजून के किले में। और बदराजून बताइए कहां पर पड़ता है? जालोर में। मित्रों जब बदराजून जालोर में चंद्रसेन आ गया है तो मेहरानगढ़ के ऊपर बताओ अकबर का अधिकार वाक नहीं हुआ, अकबर का अधिकार हो गया। और मित्रों सर्वे प्रथम पहला प्रश्न यहां से कि सर्वे प्रथम मेहरानगढ़ पर अकबर का अधिकार कब हुआ? सर्वे प्रथम मेहरानगढ़ पर, सर्वे प्रथम मेहरानगढ़ पर अकबर का अधिकार कब हुआ? तो मित्रों आप क्या बताएंगे? सर्वप्रथम मेहरानगढ़ पर अकबर का अधिकार होता है 1564 ईस्वी में। मित्रों 1564 ईस्वी में अधिकार होने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रशासक बताओ किसको बना दिया? मेहरानगढ़ दुर्ग का जो प्रशासक है वो बना दिया मित्रों हुसैन कुली खां को, क्योंकि हुसैन कुली खां ही आया था आक्रमण करने और हुसैन कुली खां को ही मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करके प्रशासक बना दिया। अब आपके मन में यहां से एक प्रश्न यह भी उठ रहा होगा, क्या गुरुजी अब चंद्रसेन जोधपुर का राजा नहीं रहा? अरे क्यों नहीं रहा जोधपुर का राजा? अरे अकेले मेहरानगढ़ से पूरा जोधपुर बन जाएगा क्या? नहीं, जोधपुर में 58 परगने थे, उन सभी परगनों का मालिक अब तक चंद्रसेन है। एक मेहरानगढ़ को छोड़ दीजिए, मेहरानगढ़ के ऊपर तो अकबर का अधिकार हो गया है, लेकिन बदराजोन, सिवाना, मेड़ता, श्रिया, पोकरण, फलोदी, इन सब के ऊपर किसका अधिकार है? अब भी चंद्रसेन का अधिकार है। मित्रों 1564 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण तो किया लेकिन चंद्रसेन ने दुर्ग छोड़ दिया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। मित्रों जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो अकबर जो क्या करता है, अकबर आता है 3 नवंबर 1570, याद कीजिएगा, नागौर दरबार। मित्रों अकबर एक दरबार लगाता है 3 नवंबर 1570 ईस्वी को, और उस दरबार का नाम क्या है? नागौर दरबार। आमेर के राजा भारमल के सहयोग से अकबर नागौर आता है और नागौर आकर के एक दरबार लगाता है। मित्रों क्या है नागौर दरबार? अकबर क्यों लगा रहा है नागौर दरबार? अकबर नागौर दरबार इसलिए लगा रहा है ताकि वो नागौर आकर के मारवाड़ के सभी राजाओं को अपना अधीन बना सके, मारवाड़ के सभी राजाओं को अपनी गुलामी स्वीकार करवाने हेतु अकबर ने मित्रों नागौर दरबार का आयोजन किया। 3 नवंबर 1570 को दोस्तों ये जो नागौर का दरबार लगता है, नागौर के दरबार में मित्रों ध्यान रखिएगा, बीकानेर से अकबर की अधीनता स्वीकार करने आता है कल्याणमल। बताओ बीकानेर से अकबर की अधीनता स्वीकार करने कौन सा मल आता है? कल्याणमल आता है। और कल्याणमल आता जो आता अपने साथ अपने दोनों छोरों को भी लाता। बड़े छोरे का नाम था राय सिंह। बताओ बड़े छोरे का नाम क्या है? राय सिंह, जिसे अपन राजपुताना का कर्ण कहते और राजेंद्र भी कहते। मित्रों वो आता है साथ में, और छोटा पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ जिसने ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी की रचना की, जिसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा।
वो यही पृथ्वीराज राठौड़ जिसे डिंगल का हेरोंस भी कहा जाता, ये दोनों के दोनों कल्याणमल के पुत्र है। कल्याणमल नागौर दरबार में आता है तो अपने दोनों पुत्रों के साथ आता है। नागौर दरबार में क्यों आता है? अरे नागौर दरबार का उद्देश्य ही क्या है? मारवाड़ के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। तो कल्याणमल बीकानेर का राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने आता है। दोस्तों, यहां पर आपसे और पूछा जाए कि बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो आपका उत्तर कौन सा मल हो जाएगा? कल्याणमल हो जाएगा। मित्रों, बीकानेर से कल्याणमल आया। और पूछा जाए जैसलमेर से कौन आया? अरे मित्रों, जैसलमेर से आया हरराय भाटी। जैसलमेर से बताओ कौन आया? जैसलमेर से आया हरराय भाटी। और हरराय भाटी यहां पर आकर के मित्रों अकबर की अधीनता स्वीकार करता। मित्रों, मारवाड़ के साथ साथ हाड़ौती बूंदी से आता है सुरजन सिंह हाड़ा। मित्रों, सुरजन सिंह हाड़ा भी बताओ आकर के इनकी क्या स्वीकार कर लेता है? अधीनता। दोस्तों, मारवाड़ में बीकानेर वाले आ गए। नागौर तो पहले से ही अकबर के अधीन है। इसके अलावा जैसलमेर वाले आ गए। अरे तो बच्चा क्या? बच्चा जोधपुर। बताओ बच्चा कौन है? जोधपुर। और मित्रों, जोधपुर का शासक था चंद्रसेन राठौड़। तो बताइएगा दोस्तों, चंद्रसेन राठौड़ जो है वो इस नागौर दरबार में आएगा क्या? अरे मित्रों, अकबर दिल्ली से चला के आया है, नागौर आया है। और नागौर आकर के मारवाड़ के राजाओं को अपना गुलाम बनाना चाहता है। बाकी राजा गुलाम बन गए, लेकिन बच्चा कौन सा सेन है? चंद्रसेन। देखिएगा दोस्तों, ये जो चंद्रसेन है, इस चंद्रसेन के दो भाई, एक का नाम राम सिंह, दूसरे का नाम उदय सिंह। मित्रों, राम सिंह तो पहले से ही अकबर की सेवा में है। उदय सिंह और यहां पर आ जाता है। यानी जोधपुर से चंद्रसेन अभी तक नहीं आया है। केवल और केवल उसके भाई उदय सिंह और राम सिंह आए हैं। मित्रों, बताइएगा, क्या उदय सिंह और राम सिंह के अकबर के दरबार में उपस्थित हो जाने से क्या जोधपुर राज्य मान लिया जाए कि मुगलों के अधीन हो गया? अरे कैसे मान लिया जाए? जोधपुर का राजा तो चंद्रसेन है। जब तक चंद्रसेन नहीं आता तब तक मुगलों की अधीनता नहीं मानी जाएगी। हां, राम सिंह आया, उदय सिंह आया, लेकिन अभी तक चंद्रसेन नहीं आया। मित्रों, सारे राजा यहां आ गए, चंद्रसेन नहीं आया तो चंद्रसेन को विशेष बुलावा भेजा गया कि चंद्रसेन जी आइए, अकबर आपको अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। मित्रों, चंद्रसेन ने कहा कि मैं दरबार में जाने के लिए राजी हूं, लेकिन मुझे मारवाड़ में अपनी मूंछ प्यारी है। अगर मेरा मान सम्मान अगर उस दरबार में नहीं हुआ, अगर मुझे अपमानित करने की कोशिश की, तो मैं पहले ही बता देता हूं इस नागौर दरबार में उपस्थित नहीं होने वाला हूं। अकबर को जो करना है करे, मैं इस नागौर दरबार में उपस्थित नहीं होने वाला हूं। हां, हो सकता हूं, लेकिन मुझे मेरी मान सम्मान, मुझे मारवाड़ की पगड़ी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी बात दोस्तों चंद्रसेन राठौड़ कहता है। मित्रों, अकबर के द्वारा जिस दूत को भेजा गया था मोहम्मद खां को, उस मोहम्मद खां ने कहा कि चंद्रसेन जी कोई आंच नहीं आएगी, आप तो आइए नागौर दरबार में, आपका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। मित्रों, इस मोहम्मद खां के कहने पर चंद्रसेन बताओ कौन से दरबार पहुंचता है? नागौर दरबार पहुंचता है। मित्रों, चंद्रसेन नागौर दरबार आया है, लेकिन अभी अधीनता स्वीकार नहीं की है। इस शर्त पर आया है कि मुझे पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। मित्रों, चंद्रसेन जैसे ही नागौर दरबार में आता है, तो मित्रों नागौर दरबार में पहले से चंद्रसेन के दोनों भाई राम सिंह और उदय सिंह अकबर के पास कुर्सी बिठा लगा करके बैठे हैं। और मित्रों, अकबर जो है इस नागौर दरबार में
चंद्रसेन से आते ही मित्रों सीधे मुंह बात तक नहीं करता और इसके दोनों भाई राम सिंह और उदय सिंह को नागौर दरबार में ज्यादा सम्मान देता है, जबकि चंद्रसेन को जो है मित्रों उतना सम्मान नहीं दिया जाता। जब दोस्तों इस चंद्रसेन ने देखा कि अकबर तो हम भाइयों भाइयों को ही लड़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरे भाइयों को ज्यादा प्रेम दिया जा रहा है और मुझे प्रेम नहीं दिया जा रहा, तो मित्रों चंद्रसेन खुद को अपमानित महसूस करते हुए इस नागौर दरबार को छोड़ देता है और अकबर से बिना मुलाकात किए वापस लौट करके सीधा का सीधा बताओ कहां चला जाता है, बदराजून चला जाता है। चंद्रसेन नागौर दरबार में आया जरूर है, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार किए बगैर ही चंद्रसेन अकबर से सीधी मुलाकात, सीधे मुख बात किए बगैर ही वापस मित्रों बदराजून की तरफ लौट आया है। यानी अभी तक चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की है। मित्रों जब चंद्रसेन अकबर से बिना मुलाकात किए वापस लौट आएगा तो बताइएगा अकबर का रिएक्शन क्या होगा, अकबर की प्रतिक्रिया क्या होगी। इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का मुगल बादशाह और उससे चंद्रसेन राठौड़ बिना मिले, बिना बात किए, बिना अधीनता स्वीकार किए वापस जोधपुर लौट जाता है, तो मित्रों अकबर बड़ा क्रोधित होता है और अकबर क्रोधित होकर के अकबर वापस से इस चंद्रसेन के ऊपर दोस्तों आक्रमण करने की योजना बनाता है। और दोस्तों इस बार अकबर ने अपने सेना नायकों को स्पष्ट आदेश दे दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रसेन को बंधक बनाया जाए और चंद्रसेन को अधीन बनाया जाए। अकबर के सामने आकर के अकबर से वो बात तक नहीं करे, इतनी हिम्मत चंद्रसेन की। मित्रों सीधा का सीधा आदेश दिया जाता है अपने सेना नायकों को कि आप चंद्रसेन राठौड़ को बंधक बनाया जाए। मित्रों देखिएगा चंद्रसेन राठौड़ जो है, इस चंद्रसेन राठौड़ के ऊपर अकबर नागौर के पश्चात 1572 ईस्वी में मित्रों वापस 1572 ईस्वी में आक्रमण करता है और फिर से आक्रमण जो होता है वो आक्रमण बताओ किसके द्वारा होता है, हुसैन कुली खां के द्वारा होता है। मित्रों पहले भी 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के द्वारा आक्रमण हुआ और फिर भी 1572 ईस्वी में हुसैन कुली खां के द्वारा आक्रमण होता है। मित्रों हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जब आक्रमण होता है तो बताओ आक्रमण मेहरानगढ़ पर होगा कि आक्रमण बदराजून पर होगा? आक्रमण बदराजून पर होगा क्योंकि चंद्रसेन कौन से किले में बैठा है? बदराजून। मित्रों हुसैन कुली खां बदराजून आता है, लेकिन मित्रों इस हुसैन कुली खां को चंद्रसेन के सामने कोई सफलता नहीं मिलती। मित्रों बल्कि हुसैन कुली खां तो इस 1572 के आक्रमण के समय जो बदराजून पर हुआ था, इस आक्रमण के समय मित्रों हुसैन कुली खां गंभीर घायल हो जाता है, लेकिन इसको इस आक्रमण में कोई सफलता नहीं मिलती। मित्रों जब 1572 ईस्वी में हुसैन कुली खां घायल हो जाता है तो बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग का शासन जो भार है वो भी हुसैन कुली खां को सौंप रखा है। हुसैन कुली खां घायल हो गया तो दोस्तों ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1572 के दिन 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को मित्रों मेहरानगढ़ का जो प्रशासक बना दिया जाता है, जोधपुर का जो प्रशासक बना दिया जाता है, वो प्रशासक बताओ किसको बनाया जाता है? राय सिंह को बनाया जाता है। मित्रों राय सिंह कौन है? राय सिंह जो है बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र है। राय सिंह बताओ बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र है और कल्याणमल का पुत्र राय सिंह से अकबर बड़ा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि कल्याणमल जो है अधीनता स्वीकार करने आया है, अपने साथ पुत्रों को भी लाया है। तो राय सिंह को तो मित्रों ये मेहरानगढ़ का प्रशासक बना देता है और इस कल्याणमल को गागरोन की जागीर दे देता है। वो
अपन जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब विस्तार से देखेंगे। अभी देखिएगा, जब नागौर दरबार में चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता तो अकबर उस पर 1572 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है, लेकिन सेना को कोई सफलता नहीं मिलती। खुद हुसैन कुली खां घायल हो गया। घायल होने के उपरांत इस मेहरानगढ़ का प्रशासक 30 अक्टूबर 1572 के दिन किसको बना दिया? राय सिंह को। दोस्तों देखिएगा, बदराजून के किले में जब इस चंद्रसेन पर आक्रमण हुआ तो चंद्रसेन ने सोचा रे इस दुर्ग में रहेंगे तो अकबर फिर आक्रमण करेगा। इस कारण दोस्तों ये चंद्रसेन बदराजून को छोड़ करके बताइए सीधा कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। और मित्रों सिवाना कहां पर पड़ता है? सिवाना बाड़मेर में पड़ता है। और सिवाना बाड़मेर आ गया तो मित्रों बताइएगा, सिवाना बाड़मेर आ गया तो क्या अकबर इसका पीछा छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अकबर को इस चंद्रसेन को अधीन बनाना है, क्योंकि चंद्रसेन नागौर दरबार में बिना इससे मुलाकात किए, बिना अधीनता स्वीकार किए वापस लौट गया है। मित्रों जब इसने अधीनता स्वीकार नहीं की तो 1574 ईस्वी में बताइए, वापस 1574 ईस्वी में अकबर आक्रमण करता है। किसके नेतृत्व में? जलाल खां के नेतृत्व में। और जलाल खां के नेतृत्व में बताओ दोस्तों कहां पर आक्रमण करेगा? सिवाना पर आक्रमण करेगा। लेकिन जलाल खां भी दोस्तों असफल रहता है। बताओ जलाल खां भी क्या रहता है? जलाल खां भी दोस्तों असफल रहता है। मित्रों लेकिन अकबर पीछा नहीं छोड़ेगा। अकबर दोस्तों फिर आक्रमण करेगा 1576 ईस्वी में। और इस बार यह आक्रमण किसके नेतृत्व में करेगा? शाहबाज खां के नेतृत्व में। दोस्तों शाहबाज खां के नेतृत्व में आक्रमण करेगा। लेकिन शाहबाज खां जो है मित्रों 1576 ईस्वी में, शाहबाज खां 1576 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को जीत लेता है। 1576 ईस्वी में जब शाहबाज खां सिवाना को जीत लेता है तो मित्रों चंद्रसेन सिवाना छोड़ करके सीधा मित्रों रामपुरा की पहाड़ियों में चला जाता है। यह मित्रों रामपुरा की पहाड़ियां काफी लंबी चौड़ी पाली से लगा के भीलवाड़ा तक की विस्तृत है। रामपुरा की पहाड़ियों में 1576 ईस्वी में मित्रों सिवाना छोड़ करके चंद्रसेन चला जाता है। मित्रों 1576 ईस्वी में रामपुरा की पहाड़ियों में जाने के पश्चात ये रामपुरा की पहाड़ियों से आता है सचियाई की पहाड़ियां। बताओ कौन सी पहाड़ियां? सचियाई की पहाड़ियां, जिससे पिचियाई की पहाड़ियां भी कहते हैं। सोजत पाली के पास में चंद्रसेन आ जाता है और पहाड़ों में रहते हुए ही छापामार पद्धति, गुरीला पद्धति का प्रयोग करते हुए इन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करता रहता है। लेकिन अब भी अकबर इस चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाया है, चंद्रसेन को अपना अधीन नहीं कर पाया है। यह लगातार रामपुरा की पहाड़ियां पिचिया की पहाड़ियों में बैठा है, पिचिया की पहाड़ियों से आगे सारण की पहाड़ियों में चला जाएगा। लेकिन मित्रों चंद्रसेन को अभी तक पकड़ नहीं पाया है। मित्रों 1589 ईस्वी की बात है। यह चंद्रसेन राठौड़ जो है, चंद्रसेन राठौड़ पिचियाई की पहाड़ियों को छोड़ करके सारण की पहाड़ियों में आ जाता है। मित्रों पिचियाई की पहाड़ियों के बाद यह आगे बताओ कौन सी पहाड़ियों में आ जाता है? सारण की पहाड़ियों में। इस बात की सूचना अकबर को लगती है कि चंद्रसेन अपने सारण की पहाड़ियों में बैठा है, तो मित्रों मोहम्मद खां के नेतृत्व में इस बार बताइए अगला आक्रमण किसके नेतृत्व में? मोहम्मद खां के नेतृत्व में अकबर चंद्रसेन को पकड़ने के लिए भेजता है। लेकिन मोहम्मद खां भी असफल होता है। मित्रों 1579 ईस्वी में जो मोहम्मद खां को भेजा गया था चंद्रसेन के विरुद्ध, वो अकबर का अंतिम सैनिक अभियान था। लेकिन मोहम्मद खां भी चंद्रसेन के सामने मित्रों, चंद्रसेन के सामने असफल होता है, चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाता। 1580 तक मित्रों ये चंद्रसेन छापामार पद्धति का प्रयोग करते हुए सोजत के आसपास से मुगलों को भगा देता है और 1580 ईस्वी तक दोस्तों ये चंद्रसेन सोजत पर अधिकार करके सोजत के पास से ही अपना साम्राज्य चलाता है। मित्रों 1580 तक ये सोजत में रह रहा है। लेकिन सोजत के पास ही 1581 ईस्वी में चंद्रसेन राठौड़ को बेरी साल राठौड़ नामक एक व्यक्ति ने
अपने खाने में जहर मिलाकर दे दिया और खाने में जहर मिलाकर देने के कारण 1581 ईस्वी में चंद्रसेन राठौड़ की मृत्यु जो है वो सारण की पहाड़ियां सोजत पाली में हो जाती है। और इसी स्थान पर सारण की पहाड़ियां सोजत पाली में ही मित्रों चंद्रसेन का स्मारक बना हुआ है, जहां पर इसकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है और इस घोड़े के आगे 5 महिलाएं खड़ी है। उन महिलाओं को देख करके अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि चंद्रसेन राठौड़ की जब मृत्यु हुई, चंद्रसेन राठौड़ का जब अंतिम संस्कार हुआ, तब उसके साथ 5 महिलाएं सती हुई थी, क्योंकि उसके स्मारक पर खुद घोड़े पर सवार है और 5 महिलाएं पास में खड़ी है। 1581 ईस्वी में चंद्रसेन राठौड़ की मृत्यु अपने सोजत पाली के पास सारण की पहाड़ियों में होती है। मित्रों, जब तक मृत्यु हुई तब तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, पहाड़ी जीवन बिताता है। इसी कारण तो इसे मारवाड़ का दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रताप कहा जाता है। और 1581 ईस्वी में दोस्तों चंद्रसेन राठौड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह था अपना मारवाड़ का शासक चंद्रसेन राठौड़। बताइए सबको कहानी क्लियर है कि नहीं है? दोबारा से सुनिएगा, चंद्रसेन राठौड़ के समकालीन शासक कौन है, अकबर। कान खोल के सुन लेना और उसके बाद में लिखेंगे, इस बार वापस समझ लेना ताकि पूरा कहानी खोपड़े में सेट हो जाए, दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मित्रों, चंद्रसेन के समकालीन मुगल बादशाह अकबर था। अकबर सूले एक कूल नीति का शासक था। सूले एक कूल नीति का सिद्धांत होता है हर राजा को अपना अधीन बनाना। अधीन बनाने के 2 तरीके, पहले उसको समझाना, बाद में नहीं माने तो आक्रमण कर देना। मित्रों, चंद्रसेन को गुलाम बनाने के लिए अकबर ने राम सिंह राठौड़ के माध्यम से चंद्रसेन को समझाया, लेकिन चंद्रसेन नहीं माना तो 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता। मित्रों, जब हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आक्रमण किया तो चंद्रसेन मेहरानगढ़ को छोड़ करके सिवान बदराजून आ जाता। बदराजून रहता है लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। फिर 3 नवंबर 1570 को अकबर खुद नागौर आकर के मारवाड़ के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए नागौर दरबार का आयोजन करता है। इस दरबार में बीकानेर का शासक कल्याणमल अधीनता स्वीकार करने आता है, जैसलमेर का हरराय भाटी आता है, बूंदी का सुरजन हाड़ा आता है, लेकिन चंद्रसेन नहीं आता। चंद्रसेन इसी शर्त पर आए कि उसे उचित मान सम्मान मिले। मित्रों, जैसे तैसे करके चंद्रसेन आया, लेकिन चंद्रसेन को उचित मान सम्मान नहीं मिलने पर खुद को अपमानित करके वापस चला गया। वापस चला जाएगा तो इसके ऊपर आक्रमण अकबर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पहली बार 1572 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में असफल आक्रमण, 1574 में जलाल खां के नेतृत्व में असफल आक्रमण, जलाल खां मारा गया। 1576 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में आक्रमण सीवाना पर आक्रमण में शाहबाज खां सीवाना को जीतता तो चंद्रसेन सीवाना को छोड़ करके रामपुरा की पहाड़ियों में आ जाता। रामपुरा की पहाड़ियों में आने के पश्चात ये छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते हुए मुगलों से संघर्ष करता, लेकिन मुगलों के आगे झुकता नहीं। रामपुरा की पहाड़ियों से सिंचियाई की पहाड़ियों से सोजत की पहाड़ियों में आता है। सारण की पहाड़ियां सोजत पाली में आता है। यहां पर 1578-79 ईस्वी में मोहम्मद खां के नेतृत्व में अकबर आक्रमण करता है, लेकिन अकबर का यह आक्रमण भी असफल रहता। 1580 तक चंद्रसेन सोजत पर अधिकार कर लेता, सोजत से अपने राज्य को चलाता, लेकिन 1581 ईस्वी में चंद्रसेन को वेरी साल राठौड़ नामक व्यक्ति ने खाने में जहर दे दिया और जहरीला खाना खाते ही चंद्रसेन राठौड़ की मृत्यु हो गई 1581 में। और चंद्रसेन का स्मारक कहां पर बना हुआ है? सारण सोजत पाली में, जहां उसकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है और उस घोड़े की सवार प्रतिमा के पास
पास में 5 महिलाएं खड़ी है। उन 5 महिलाओं को देख करके अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं? यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस चंद्रसेन के साथ में कितनी महिलाएं सती हुई थी। 5 महिलाएं सती हुई थी। यह है अपना मारवाड़ का शासक चंद्रसेन राठौड़। दोस्तों, आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चंद्रसेन राठौड़ से 6 प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। वो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद लिख लेते हैं। पहला प्रश्न, राव चंद्रसेन राठौड़ की माता का नाम झाली रानी स्वरूप थी। दूसरा, चंद्रसेन की उपाधियां। तीसरा, अकबर ने चंद्रसेन पर पहला आक्रमण कब किया? 1564 में। चौथा, अकबर का जोधपुर पर सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ? 1564 में। पांचवा, अकबर ने पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। छठा, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया? 30 अक्टूबर 1572 में। सातवां, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 3 नवंबर 1570। नागौर दरबार में बीकानेर का कौन आया? कल्याणमल। नौवां, जैसलमेर का हर्राय बाटी। बूंदी से सुरजनहाड़ा। जोधपुर से उदय सिंह राम सिंह। अपने चंद्रसेन भी आया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता। छठा, नागौर दरबार के बाद पहली बार वापस आक्रमण के लिए किसको भेजा? हुसैन कुली खां को। फिर किसको भेजा? अपने जलाल खां को, मारा गया। फिर किसको भेजा? शाहबाज खां को। 15वां प्रश्न क्या बनता है कि अकबर का चंद्रसेन के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान कौन सा था? 1579 ईस्वी में मोहम्मद खां को भेजा सोजत पाली पर। यह प्रश्न मित्रों जो है चंद्रसेन राठौड़ से बनते हैं। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को चंद्रसेन राठौड़ से बनने वाले सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ भी आ गए और दिमाग में सेव भी हो गए होंगे। मित्रों, अब इस चंद्रसेन के बारे में लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसके बारे में लिखते हैं और लिखते क्या है मित्रों, देखिएगा। पहला बिंदु लिखना है। पहला बिंदु क्या लिखेंगे? चंद्रसेन के समकालीन, चंद्रसेन के समकालीन, चंद्रसेन के समकालीन मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर था। मुगल बादशाह अकबर था जो सुले-ए-कुल नीति का शासक था। जो सुले-ए-कुल नीति का शासक था। मित्रों, सुले-ए-कुल नीति के शासक का अर्थ क्या होता है कि पहले किसी भी शासक को समझाना, उसके बाद वो अधीनता स्वीकार नहीं करे तो आक्रमण करना। चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करने हेतु, चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करने हेतु, चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करने हेतु अकबर ने राम सिंह राठौड़ के माध्यम से समझाया। अकबर ने राम सिंह राठौड़ के माध्यम से, राम सिंह राठौड़ के माध्यम से समझाया। लेकिन बताओ, समझ में आएगी क्या चंद्रसेन के? नहीं आएगी। नहीं आएगी तो क्या होगा? चंद्रसेन द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं करने पर, चंद्रसेन द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं करने पर, अधीनता स्वीकार नहीं करने पर अकबर ने 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया।
जोधपुर पर आक्रमण। नेक्स्ट, 1564 ईस्वी में अकबर ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर अकबर ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर यहां का प्रशासक हुसैन कुली खां को बनाया। हुसैन कुली खां को बनाया। यहां तक छापो, उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अब चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन जोधपुर छोड़ के बताओ कहां चला जाता है? बदराजून चला जाता है। मित्रों लिख सकते हैं, इस आक्रमण के पश्चात इस आक्रमण के पश्चात चंद्रसेन राठौड़ मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़कर बदराजून जालोर चले जाते। बदराजून बताओ कहां पर है? जालोर चले जाते हैं। नेक्स्ट, अकबर का नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 भारमल के सहयोग से लगाया। अकबर का इस दरबार लगाने का उद्देश्य क्या था? अकाल रात कार्य के बहाने मारवाड़ राजाओं को अपने अधीन करना। दोस्तों उस समय क्या हुआ था? मारवाड़ में अकाल गिरा था और अकबर को बहाना मिल गया। अकबर का मुख्य उद्देश्य तो राजपूताना के मारवाड़ के राजाओं को अपना गुलाम बनाना था, लेकिन मित्रों बहाना मिल गया कि मारवाड़ में अकाल है और अकबर आया है, मारवाड़ में अकाल रात कार्य करवाएगा। और मित्रों इसी के बहाने वो अपने जिस उद्देश्य से आ रहा है, यानी उन राजाओं को अधीन भी कर लेगा और एकादोद का कोई कार्य करवा देगा, ताकि राजा भी खुश, प्रजा भी खुश और अकबर अपने टारगेट में पूर्ण हो जाए। तो मित्रों आप पूछेंगे कि अकबर ने कुछ करवाया क्या? हां बिल्कुल करवाया। इस दरबार के समय अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण, यह कई बार पूछा जा चुका है। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। यहां तक छापो, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो ये है दोस्तों अपने अकबर का प्रमुख रूप से नागौर दरबार। अब नागौर दरबार में बीकानेर से कल्याणमल आएगा, अपने 7 पुत्रों को लाएगा, जैसलमेर से हर्राय आएगा, बूंदी से सुरजन सिंह हाड़ा आएगा। ऐसे कई शासक आएंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे, चंद्रसेन वापस चला जाएगा, राय सिंह राजा बन जाएगा, जोधपुर खालसा घोषित होगा। उन घटनाक्रमों के बारे में अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आशा करता हूं कि चंद्रसेन राठौड़ का इतिहास जो है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई क्लास के साथ। नागौर दरबार में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।